आदरणीय सर, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपका सर बहुत आभारी हूँ। जब कभी भी मुझे कुछ बात करना है या किसी तरह की सलाह लेनी है, आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इवन दो मुझे आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ाया है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं। जब से हमारा आपका हम मतलब वेबिनार के थ्रू या किसी कारणवश छात्रावास के कारण हमारा जब से एक दूसरे से जान पहचान हुई है, जब से मैं आपसे बराबर जो भी सलाह लेता हूँ, जब भी मैं आपको याद करता हूँ, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और मैं सर का परिचय कराना चाहूँगा। सर प्रोफेसर प्रकाश सिंह बिसेन हैं और सर छात्रावास के से हैं और सर ने एमएससी पीएचडी जबलपुर से किया है। उसके बाद सर ने जबलपुर में ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन का कार्य किया है। उसके बाद आप विभिन्न देशों में रहे हैं और आपने जीवाजी यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर का पद को सुशोभित किया है। आपने बहुत सारे ऐसे आमूलचूल परिवर्तन किए हैं जो लोग वहाँ याद करते हैं। सर, आज शिक्षक दिवस, टीचर्स डे की पूर्व संध्या पर हम लोग मिल रहे हैं और आज हम शिक्षक दिवस के महत्व के बारे में बात करेंगे और शिक्षक दिवस मनाना कितना सार्थक है। जैसे कहते हैं, शिक्षक हमारे अंदर की बुराइयों को दूर कर बेहतर इंसान बनाते हैं। हमारे जीवन में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस सारे योगदान के लिए हम शिक्षकों को हमेशा आदर और सम्मान के साथ देखते हैं और भारतीय संस्कृति में शिक्षकों का सम्मान देवतुल्य माना गया है। इनको पूजा जाता है और जैसे कि आप शिक्षक रहे हैं, आपने मोर देन 50 इयर्स इस प्रोफेशन में आपने बिताए हैं। तो सर, सर्वप्रथम मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा आपके बारे में, आप खुद बताएं कि एक विद्यार्थी से जब आप शिक्षक बने तो कैसे आपको परिवर्तन, मन स्थिति क्या होती है उस समय और क्या क्या सपने होते हैं बदलाव को लाने के, और उसमें क्या क्या एक स्पिरिट होती है एक शिक्षक बनने में। तो सर प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मथुरेश जी, मैं आपको तहे दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना महत्व दिया और मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने अभी बोली हैं। मैंने 1973 में, जब वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर विश्वविद्यालय हुआ करता था, तब मेरे को पीएचडी मिली थी। और उसके बाद मैं, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जबलपुर विश्वविद्यालय से मैं पहला डीएससी था। 1981 में मेरे को डीएससी की उपाधि मिली थी और उसके पहले जबलपुर विश्वविद्यालय से किसी को डीएससी नहीं दी गई थी। मेरी पहली डीएससी की उपाधि बॉटनी में मेरे को मिली थी वहां से 1981 में। और जहां तक विषय का सवाल है कि बॉटनी में, मुझे नहीं मालूम बाकी के किसी विश्वविद्यालय से भी मेरे ख्याल में उस समय पीएचडी नहीं हुई थी, डीएससी नहीं दी गई थी। और बॉटनी में मैं पहला था पूरे मध्य प्रदेश में, किसी को भी बॉटनी में डीएससी की उपाधि नहीं मिली थी। तो जब मैंने पीएचडी की थी तभी मैंने ये सोच लिया था, मैं पीएचडी तो कई लोग करते हैं, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि ये मालूम पड़े कि मैंने कुछ अलग हूं। कुछ अलग करने की मेरी की तमन्ना हमेशा रही है। तो मैंने डीएससी का रजिस्ट्रेशन, जैसी मेरी पीएचडी हुई, और 1974 में जब पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था, तो पब्लिक सर्विस कमीशन में उस जमाने में रिटन एग्जामिनेशन नहीं होते थे, केवल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको शिक्षक नियुक्ति मिलती थी। शिक्षक के तौर पे शासकीय महाविद्यालयों के लिए आपकी नियुक्ति मिलती थी। 1973 या 74
में पीएससी थी, उसमें एक केएन सिन्हा साहब थे जो कि चेयरमैन हुआ करते थे पीएससी के। उस जमाने में पीएससी का चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन, तीनों की एक ही सी पोजीशन रहती थी। सीनियर आईएएस जो होते थे और वो राजस्व मंडल का अध्यक्ष, ये 4 इक्वल रैंक की पोजीशंस होती थी। जो चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाते थे वो पीएससी में चेयरमैन होकर चले जाते थे, या मध्य प्रदेश एमपीईबी में चेयरमैन होकर के चले जाते थे, या राजस्व मंडल के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाते थे जी। और जो सिन्हा साहब था उनका एक अलग जलवा था, एक उनका बहुत उनको देख करके ऐसा लगता था कि बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी। और वो जब मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए गया, वो इंटरव्यू में जब सवाल पूछे गए तो मैंने देखा कि उनमें एक बिहार के थे शायद वो, और वो उनको देख करके एक पुराने जमाने के एक एक्टर हुआ करते थे केएन सिंह, जो कि फिल्मों में आया करते थे काफी, तो उनसे काफी उनका फिजिक मिलती थी। तो हम लोग बाहर निकल के आते थे और ये वो तो केएन सिंह हैं, अंदर बैठे हुए हैं और बहुत ही वैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं गया, इंटरव्यू दिया और चला आया। उस जमाने में ये नहीं होता था कि हम लोग इंटरव्यू अगर आ गया, आप गए तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता था कि किसी से अप्रोच लगानी है या कहीं जाना है या किससे बात करें, कैसे होगा, कौन एक्सपर्ट है, कुछ। मैं गया और आ गया। और जब लौट के आया तो जब, और जो होता था जैसे लास्ट डे एग्जाम हुआ, लास्ट डे इंटरव्यू हुए, उसके नेक्स्ट डे जो है या उसी दिन शाम को पूरी लिस्ट जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने का सिलेक्शन होता था इंदौर में वो चिपका दी जाती थी जी। तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने पूरे मध्य प्रदेश में 2nd पोजीशन मेरी आई थी और मैं पूरे मध्य प्रदेश में 26 लेक्चरर्स सिलेक्शन हुए थे, उसमें आई वाज 2nd इन द लिस्ट। मेरे को बड़ी ये अच्छा लगा कि मैंने कहा कि चलो, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था लेकिन हो गया। अब होने के बाद क्या हुआ कि मैं अपने गुरुजी के पास गया कि सर मैं तो नहीं ज्वाइन करूंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं ज्वाइन करोगे? मैंने कहा कि मैं डीएससी कर रहा हूँ, आई एम इंटरेस्टेड मोर इन डीएससी देन इन ज्वाइनिंग एज ए लेक्चरर। तो उन्होंने ये कहा कि डीएससी करके क्या करोगे उसके बाद? हमको उसके बाद देखेंगे, लेकिन हमारा एम जो है डीएससी है, शिक्षक बनने का नहीं है। मैं रिसर्चर बनना चाहता हूँ। और उस जमाने में ये था कि शिक्षक ही रिसर्चर अच्छा हो सकता है, और जो भी आपके चाहे वो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हो, जो भी आते थे वो विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स को ही दिए जाते थे और उनकी यूनिवर्सिटीज में काफी तेजी में बहुत अच्छी रिसर्च हुआ करती थी। और हम लोगों को देखा करते थे नए कि लोगों के कितने पेपर आ गए, और लोग जब बात करते थे पेपर पब्लिकेशन और विदेशों में छपे तो उनको हम लोग ऐसे देखते थे जैसे कि कोई चीज जो यू कैन नॉट अचीव इट। और जबलपुर में था तो उसमें ये लगता था कि पता नहीं मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपना लगा रहा। उन्होंने कहा कि तुम, और मेरी पोस्टिंग मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल में हो गई एज लेक्चरर इन बॉटनी। भोपाल में सितंबर 1974 में मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया। मैं जा नहीं रहा था, मेरे को यहाँ पे लोगों ने, उस जमाने में एक ट्रेन चलती थी जबलपुर भोपाल, इंदौर से जाती आती थी, इंदौर भोपाल, इंदौर हमारे वो बिलासपुर इंदौर फास्ट पैसेंजर टाइप एक्सप्रेस थी, वही चलती थी, एक ही ट्रेन थी। उसमें टिकट लेकर के मेरे को बैठा दिया गया स्लीपर में कि तुम जाओ ज्वाइन करो। मैं ज्वाइन कर लिया। उस जमाने में अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और मेरे ख्याल में पीसी सेठी शायद, या पीसी सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी उस जमाने में वो हुआ करते थे चीफ मिनिस्टर। मैं गया भाई ज्वाइन करने के लिए, और ज्वाइन करने में वहां पे जो प्रिंसिपल हुआ करते थे वो एस.एन. कवीश्वर साहब थे। कवीश्वर जो वहां पे प्रिंसिपल थे वो यहीं से जबलपुर से गए थे, जबलपुर साइंस कॉलेज में पहले उसके वो प्रिंसिपल थे, उसके बाद वहां गए थे। उनसे मैं मिलने गया जी। मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मेरे को किया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि उस जमाने में पुराने लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, वो उन्होंने कहा कि देखो प्रकाश,
तुमको अगर शिक्षक बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमको 3 क्लासेस हैं तो कम से कम 3 घंटे घर पढ़ के आओगे, और बिना पढ़े शिक्षक का कार्य तुम नहीं कर सकते हो। और शिक्षक के लिए शिक्षा का कार्य करना बहुत जरूरी है। उस जमाने मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉटनी के भोपाल में हुआ करते थे ओएन हांडू, जिन्होंने ब्रायोफाइट में काम किया था। उन्होंने फिर उनके पास भेज दिया, मैं हांडू साहब के पास गया, बहुत अच्छे रिसर्चर थे। उनका हम एमएससी में उनका काम पढ़ा करते थे। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिसेन, तुमने ज्वाइन किया है टीचर के रूप में और तुमको अपने आप को स्थापित करना है दैट यू आर ए गुड टीचर। और अपने आप ही उन्होंने बताया कि देखो 4 तरह के होते हैं, एक होता है प्रोफेसर, एक होता है रीडर और एक होता है लेक्चरर। हमारे यहाँ जो है, जो कॉलेजेस में उस जमाने में होते थे लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर। तो उन्होंने कहा लेक्चरर उसको कहते हैं जो पढ़ करके पढ़ाए। तो तुम्हारी जो अभी एज है वो है पढ़ के पढ़ाने की जी। तो तुमको ये चाहिए कि पढ़ना, और पढ़ने से तुम्हारे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा जी। जो समय जो है उसका यूटिलाइजेशन करो, उसका उपयोग करो। और उन्होंने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर होता है वो जो कि पढ़ता तो नहीं है लेकिन पढ़ाता है। वो पढ़ता नहीं है लेकिन पढ़ाता है जी। और हमने कहा प्रोफेसर, तो कहते प्रोफेसर मैं हूं, तुम देख रहे हो क्या करता हूं। अब मैं कैसे बोलूं क्या करता हूं। तो हांडू साहब बोले ना वो पढ़ता है और ना पढ़ाता है, वो केवल मीटिंग अटेंड करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेता है, इसकी सैंक्शन उसकी सैंक्शन। और ये इतने में क्या हुआ, चपरासी आ गया वहां पे। उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे। कहा प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। तो फिर अब खुद ही बोले और प्रिंसिपल कौन होता है। हमने कहा कौन। कहते ना वो पढ़ता है ना पढ़ाता है, और ना पढ़ता है ना पढ़ाता है और ना पढ़ाने देता है, वो प्रिंसिपल होता है। अब देखो मैं जा रहा हूँ। तो उससे शुरू की जो हमें ट्रेनिंग इन लोगों की थी, जो सीनियर्स थे, कि पढ़ के पढ़ाना। तो मैंने शुरू से जब भी मैं पढ़ाई करने जाता था सवेरे उठता था, और हमारे को आज भी वो मैंने फॉलो किया है आफ्टर रिटायरमेंट, दैट मेरी किताबें जो हैं हमेशा हमारे टेबल पे रहती हैं और टेबल पे मैं बैठ करके पढ़ता हूँ, और डेली 2 घंटे 3 घंटे आज भी मैं पढ़ता हूँ जी। अब जब मैं लेक्चरर हो गया, और लेक्चरर होने के बाद मैं साइंस कॉलेज जबलपुर में मेरा ट्रांसफर हो गया। अब जबलपुर में आ गया और डीएससी का काम कर ही रहा था। 74 से 7 साल हो गए थे। 81 में मेरे को डीएससी मिली थी। जी। तो जब वो कर रहा था तो वहां पे एक किताब आज भी मेरे को याद है, हेटफ्यूज की एक किताब थी, फिजियोलॉजिकल प्लांट पैथोलॉजी। वो स्प्रिंगर से छपी थी, तो इतनी मोटी किताब थी। जी। मैं उस किताब को देखा करता था। मैं डीएससी जब कर रहा था उस किताब का मैं रेफरेंस नोट किया करता था। उस जमाने में ना कंप्यूटर हुआ करते थे, और रिसर्च करने के लिए रेफरेंस कार्ड होते थे, उसमें नाम लिखे जाते थे और एब्स्ट्रैक्ट क्लिक करके वो आपको मदद किया करते थे। उस किताब में जो स्प्रिंगर की थी, उसमें मैं लाइब्रेरी में जाके साइंस कॉलेज की ऐसे ऐसे हाथ फेरा करता था। कितनी किताब थी मैं हाथ फेरा करता था, और मैं कहता था कि मैं तो इस तरह की किताबें कभी लिख नहीं सकता। तो एक बार मैं आपको ये बता रहा हूं कि टीचर्स जो होते हैं, हम अपने टीचर के बारे में बता रहे हैं, वो टीचर आपको कैसे इंस्पायर करते हैं। जी। मैं मैं पहले अपने आप को शिक्षक के रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं अपने आप को एज ए विद्यार्थी देख रहा हूं, मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट देख रहा हूं। तो मैं उस किताब को लिए हुए, अग्रवाल साहब जबलपुर विश्वविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस थे, जी। उनके पास मैं गया और वो किताब मेरे हाथ में थी। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा सर ये किताब बड़ी अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छी तो है, तो व्हाट डू यू मीन भाई अच्छी है। मैंने कहा सर ये हमारे रिसर्च के तो कहते ये दूसरों की किताब तुम क्यों नहीं लिखते हो। अरे मैंने कहा मैं सर इंडियन नहीं लिख सकता हूँ, 4 सेंटेंस नहीं लिख सकता हूँ। कहते देखो अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करो, ऐसा नहीं है कि कोई तुम कुछ काम कर नहीं सकते हो।
कर सकते हो, बशर्ते यू डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। मैं मथुरेश जी बोलूं, वो जो मैं हाथ फेरा करता था, आज मेरे पास उस तरह की, मैं एज एन ऑथर 12 किताबें हैं, 12 किताबें हैं। ग्रेट सर। ये देखिए, ये वाइले से है, माइक्रोब्स, ये स्प्रिंगर से है, और ऐसी डिफरेंट मेरी वो पूरी लगी हुई है, 12 किताबें हैं। और 2 और अभी आ गई हैं, 14 हो गई हैं, अभी 2020 में आ गई। तो उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया और उन्होंने ये कहा कि प्रकाश, कोशिश करो, और उसके लिए ये मत सोचो कि तुमसे कोई बड़ा है। तुम जब तक ये नहीं मान लोगे उसको कुछ नहीं आता है, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। अपने जो तुमने थॉट प्रोसेस है, हर आदमी के सोचने की तरीका अलग होता है, हर आदमी का एक ये होता है, चीजों का इंटरप्रिटेशन अलग होता है। तुमको अपने इंटरप्रिटेशंस को अपने हिसाब से एक्सप्रेस करना चाहिए। टूटी फूटी अंग्रेजी बोलो, टूटी फूटी हिंदी बोलो, उसमें कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत लाओ। और अगर जब जिस दिन वो हो जाएगा तो मैं मथुरेश जी, ईश्वर गवाह है, 2006 में मेरी पहली किताब आई, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे मूर्धन्य विद्वान को अपने बीच इमर्जिंग एपिडेमिक्स जी, ये वाली की है। ये अभी आज जो कोविड चला है, इसमें WHO ने इस किताब को रिकमेंड किया हुआ है। ग्रेट। इसमें मैनेजमेंट कैसे किया। ये अभी मैंने नई किताब लिखी है, ये इम्यून रिस्पॉन्स, वायरसेस का केवल आप इम्यूनिटी से बचा सकते हैं और कोई और तरीका नहीं है। ये मैंने अमेरिकन ऑथर के साथ लिखी है, ये राजीव त्यागी और मैं। राजीव त्यागी वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी का है। आजकल बायो मेडिसिन के ऊपर बहुत चल रहा है, और वो नैनो मेडिसिन, उसके ऊपर मैंने लिखी। HIV की ये किताब मेरी WHO ने रिकमेंड की है, बेस्ट बुक। और ये अगर आप जाएंगे WHO की साइट में, दिस इज रिकमेंडेड बुक बाय WHO, HIV एंड एड्स जी। तो और इस तरह की अभी बहुत किताबें हैं मेरी। खैर, बहुत सुंदर सर। सर, ये सब सुन के और देख के हमारे जो छात्रावासी भाई और जो सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग बहुत इंस्पायर होंगे, क्योंकि हम ऐसे एक मूर्धन विद्वान, एक शिक्षक को अपने बीच पाके बहुत ही प्रफुल्लित हैं। सर, इस सब के लिए आप हमें कैसे मिले, क्यों मिले, इस सब का श्रेय हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को जाता है। सर, वो हर साल दिसंबर में एक मीट करते थे छात्रावासियों की, उस मीट में हम लोग सब जाते थे। उसी के बाद मैंने आपको संपर्क किया था। किसी कारणवश ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन आप नहीं आ पाए सर। जी, आप नहीं आ पाए, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा थी और उन्हीं का एक मतलब मार्गदर्शन है कि हम आपसे मिले, आप हम लोगों को मिले, और हम आप जैसे को बीच में पाके हम छात्रावासी और सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। तो हम अपने बड़े भाई श्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं, और उनका गाइडेंस हमें मिलता रहता है। और उसी के चलते हमने सर 14 जून से एक वेबिनार सीरीज जो शुरू की थी, आप उसके हमारे पहले प्रवक्ता थे। आपके कारण ही हम उसे आगे बढ़ा पा रहे हैं। आप हर रविवार हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम बात करेंगे आज के जो विषय है हमारा, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस जैसा कि श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सर का जन्म 5 सितंबर 1888 में चेन्नई के थिरुतनी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और माता का नाम सीतम्मा था। सर की के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा। एक सर इतने विद्वान थे, और उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं,
शी वॉज नॉट लिटरेट, मतलब वो स्कूल भी नहीं गई थी। उनका विवाह, पहले बाल विवाह हुआ करता था, तो उनका विवाह हो गया था 16 साल की उम्र में, 1903 में जब हुआ था। और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती शिवा कामू था, जो उनकी दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। पहले तो सर ऐसे ही भाई बहन और मतलब इस तरह आपस में शादी हो जाया करती थी और बाल विवाह हुआ करते थे, तो भी उससे अछूते नहीं रहे। और सर के बारे में बताऊं, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1954, उनको मिला था। और सर जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और सर के बारे में सर एक जानकारी हासिल करके बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ। सर को 27 बार नोबल लॉरिएट, नोबल प्राइज के लिए नॉमिनी किया गया था, जिसमें सर 16 बार उनको लिटरेचर के लिए और 11 बार उनको नोबल पीस प्राइज के लिए नॉमिनी किया गया था। ये तो भारत के लिए सर बड़े गर्व की बात है। और इनको नोबल प्राइज क्यों नहीं मिला सर, एक बार मुझे याद है कि साउथ कोरिया में एक नोबल लॉरिएट आए थे केमिस्ट्री के, मेरी जॉन लेन, ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। तो उसमें किसी ने पूछा था, उनमें मैं भी था, कि एशियन को क्यों नोबल लॉरिएट मतलब नोबेल प्राइज नहीं मिलता। इवन उनके वर्क अच्छे होते हैं, उनके नॉमिनेशन जाते हैं। तो सर यदि इस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें तो सर बड़ा अच्छा होगा कि ऐसा क्या है, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं एशियन साइंटिस्ट, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के, और काफी रिनाउंड वर्क होता है। अब जैसे आपने 12 बुक लिखी हैं सर, और इसके पहले भी आपने अच्छे काम किए हैं, आपके स्टूडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। तो ऐसा क्या होता है सर कि नोबेल प्राइज की जब बात आती है तो हम लोग पीछे हो जाते हैं? देखिए, एक चीज बताएं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, जी वो उस समय की ब्रीड थी जिस समय की शिक्षा को बहुत महत्व बहुत दिया जाता था। और हम जब परतंत्र थे, जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, he was the only Indian who was appointed as a professor of philosophy in Oxford University. जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किसी इंडियन को प्रोफेसर अपॉइंट, उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में कोई भारतीय को वहां पे फिलोसफी का प्रोफेसर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। लेकिन वो अपनी स्कॉलरशिप की वजह से वहां पे गए थे, जी प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते थे। और वो साउथ से थे। अच्छे अच्छे आदमियों का चुनाव जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का चुनाव करके लाए थे मदन मोहन मालवीय जी। जी और मदन मोहन मालवीय जी उनके हाथ पैर जोड़ करके कि आपको हमारे यहाँ चलना है, जी आपको आना ही पड़ेगा। तो उस जमाने में जो होता था, उसमें इस चीज की कदर होती थी। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, वो किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते थे। उनकी कोई भी पार्टी थी, वो उनका एकेडमिक्स था। उनकी जो प्रोफेशन, जो टीचिंग थी, उनका वो जब पढ़ाते थे तो लोग सुनने आया करते थे उनके लेक्चर। जी और वो अंग्रेजों की अंग्रेजी ठीक कर दिया करते थे ऑक्सफोर्ड में। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेज जो है उस जमाने में, जबकि हम लोग परतंत्र थे, इंडिया जी ब्रिटिश इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था। मिली थी, तब की बात है। हाँ, तब उस जमाने में वो लोगों की अंग्रेजी को सुधार दिया करते थे। और प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास और प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा, इनका स्टेटस यूनिवर्सिटी से कहीं बहुत ऊपर हुआ करता था। और उनका कंपैरिजन जब हुआ करता था तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उस जमाने में कही जाती थी इंडियन ऑक्सफोर्ड। जी इंडिया के पूरा उसी टक्कर पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। और वहां पे बिल्कुल उसी तरह की पूरी डिजाइन भी शुरुआत की गई थी। जी और उस जमाने में भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने मना कर दिया था, लेकिन उनको परस्यू करके महामना मालवीय जी उनको लेके आए और उनसे कहा कि आपको हर तरह की सुख सुविधाएं, सुख सुविधा क्या थी उनकी, पढ़ने के लिए एटमॉस्फेयर, वो नहीं पैसा नहीं,
सुख सुविधाएं, पढ़ने का एटमॉस्फेयर। और वो आए, और आप बोलते हैं दूसरे राष्ट्रपति थे, हम बोलते हैं ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके पहले वो वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और मैं अपने आप को इस तरह से सौभाग्यशाली समझता हूं कि उन्होंने जो दो विश्वविद्यालयों की नींव, एक विश्वविद्यालय की और इंस्टीट्यूशन की ग्वालियर में नींव रखी, राजमाता विजय राजे सिंधिया ने शुरू करवाया था। एक है जीवाजी यूनिवर्सिटी। जी। जीवाजी यूनिवर्सिटी को 1965 में उन्होंने उसकी नींव रखी थी, 62 या 65 कुछ तो भी है। उसमें आज भी वहां पत्थर रखा है कि शिलान्यास किया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। और MITS, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, उसका भी शिलान्यास जो है वो हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। और दोनों का मैं हेड होकर के रहा हूँ। जीवाजी यूनिवर्सिटी का मैं कुलपति रहा और MITS का मैं डायरेक्टर रहा। तो उस तरह से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और वहां से मेरे को बहुत अच्छी पहचान भी मिली, दोनों संस्थाओं से मेरी बहुत अच्छी पहचान मिली। तो मैं ये बता रहा था कि इन दो संस्थाओं में तो मैंने काम किया है जिसका कि शिलान्यास उन्होंने किया था जी। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि इनके इकलौते पुत्र S. गोपाल, सर्वपल्ली गोपाल, who was the professor of history, और वो भी ऑक्सफोर्ड में कॉलेज में he was meritorious student. He was awarded some fellowship in young age. और जब लौट के आए तो पंडित नेहरू ने उनको अपने वित्त मंत्रालय, वो विदेश मंत्रालय में ऑफिसरों ने स्पेशल ड्यूटी करके रखा था। और मैं अब आपको यहाँ बताऊं, मेरे को S. गोपाल के साथ एक कमेटी थी जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला, नाम सुना होगा शिमला में। जी। वो जो प्रेसिडेंट समर कैपिटल हो जाया करती थी, वो उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला। और वो आज भी ब्रिटिश पैटर्न पे है। वहां पे उसकी गवर्निंग बोर्ड का मैं मेंबर था और S. गोपाल जो है उस गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। तो हमें गोपाल साहब के साथ काम करने का भी मौका मिला है। एंड ही वाज द वेरी गुड राइटर, वेरी गुड ऑरेटर। और उन्होंने अपनी किताब में, उस किताब का नाम मेरे को नहीं मालूम है, वहां पे ये कहा जाता था, उन्होंने अपनी किताब में अपने पिताजी को क्रिटिसाइज किया। उनकी किताब जो है उसमें कुछ चीजों में उन्होंने ही डिसएग्रीड विथ हिज फादर। तो उस जमाने में एक ये था कि जो स्कॉलरशिप जो है वो क्रिटिसिज्म और फॉलोइंग से नहीं आती थी। आपके थॉट्स अलग हैं, आपके पिताजी के थॉट्स अलग हैं, तो उसमें कहीं कोई दुश्मनी नहीं होती थी। और उन्होंने वो किताब में उसको मेंशन किया है, जो भी उन्होंने उनकी बुराइयां जो हैं वो उसमें जागृत की हैं। अब जब ये है कि शिक्षक दिवस इसको क्यों मनाते हैं, जब पंडित नेहरू का 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाने लगा जी, और ये हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस कि भारतवर्ष के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो भारतवर्ष का भविष्य है जी। और बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए एक अच्छा शिक्षक के दिवस के रूप में, तो जब वहां पे बच्चों के लिए चिल्ड्रंस डे किया गया, तो शिक्षक दिवस जो है, इन्होंने जब इनको आपके अपने प्रेसिडेंट जी जो थे, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने कहा कि मेरा ये जो है आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, मैं शिक्षक के रूप में और शिक्षा के लिए मैं अपना बर्थडे जो है उसको समर्पित करता हूँ। तो नेहरू जी का चिल्ड्रंस डे हो गया, इनका शिक्षक दिवस हो गया, और यही कह के कि आगे आने वाले समय में शिक्षक और युवा यही देश का आगे निर्माण जी। इनके बारे में सर और भी लोग बताते हैं कि जब ये प्रेसिडेंट थे तो इनके विद्यार्थी और इनके मित्र इनके पास पहुंचे कि हमें आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो इन्होंने कहा था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मत करो, यदि करना चाहते हो तो शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करो।
जबकि इंटरनेशनल शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वैसे हर हर देश में लगभग अलग अलग तिथियों तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन सर भारतीय परंपरा में शिक्षक का सम्मान तो सदैव ही बना रहता है। जैसे मैंने बताया आपको कि देवतुल्य माना जाता है, आप सबको, हम मतलब शिक्षकों को पूजा जाता है। तो ऐसा क्या था शिक्षकों के लिए सिर्फ एक दिन, मतलब एक दिन में शिक्षकों को सम्मान दिए देना, क्या सर ये इनफ है, ये पर्याप्त है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जानना मैं चाह रहा हूँ। उसी जी संदर्भ में एक चीज बोलूंगा कि एक फंक्शन में मैं था जी यहाँ पे, और जो चीफ सेक्रेटरी राकेश साहनी आईएएस थे, राकेश साहनी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हुए, और वो जो जब वो प्रेसिडेंट प्रिसाइड कर रहे थे और मेरे को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था, मैं एज ए वाइस चांसलर गया था, तो मैंने यही बोला था, हिंदी प्रदेश में हिंदी बोलने वाली जगह पे हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो जब हिंदी दिवस हिंदी बोलने वाले प्रदेश में वो मना रहे हैं एक दिन, क्या एक दिन हिंदी दिवस मनाने से सब पूरी हो जाती? ये तो एक सिंबॉलिक है जी। ये एक सिंबॉलिक है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको एक दिन या हम डेली मनाएं, ये तो एक सिंबॉलिक है। अब जैसे हनुमान जी को हम पूजना बंद कर देते हैं ट्यूसडे की जगह, नहीं, तो नहीं नहीं नहीं, सिंबॉलिक है उनका। तो ठीक बात ये सब सर, चीजें ठीक बात। है, ये सब जबकि चीजें सिंबॉलिक होती हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर क्लैरिटी के लिए। और जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताते हैं, ये इनकी मातृभाषा तेलुगु थी, और इनको सर नोबल टाइटल मिला था, नाइट बैचलर के नाम से इनको पुकारा जाता था। तो आप हमारे सुनने वाले और देखने वालों को सर बताएंगे नाइट बैचलर का अर्थ क्या है एक्चुअल? ऐसा होता है, जी क्वीन जो होती हैं, ब्रिटिश क्वीन, जी वो एक टाइटल देती थी, सर। जी सर की टाइटल होती थी वहां पे, सर जैसे अब लॉर्ड लॉर्ड और सर होते हैं, जी लेकिन वहां पे मुझे ऐसा लगता है जो नाइटेड लोग होते थे, जो नाइटेड, जी और उनको नाइटेड लोगों को वो एक अलग पढ़े लिखे लोगों को शिक्षा के वो उसको उनको वो नाइटेड वो देते थे, जिनको कि क्वीन जो है उनमें यह कहा जाता था कि जैसे अकबर के दरबार में जी वो पढ़े लिखे लोगों की एक वो रहती थी, उसी तरह से वहां पे मंत्रालय ब्रिटिश होता क्वीन था के जी। पास भी एक नवरत्न। जैसे बीरबल थे, नौरत्न जी थे, नवरत्न। ऐसे ही कुछ लोग उनके नाइटेड रहा करते थे, और जी नाइटेड जो रहते थे उनको बहुत सम्मान से देखा जाता था। जी। वो ब्रिटिश तो एम्पायर अपने, भी देखता था और उनका हर जगह सम्मान। तो सर मैं अपने देखने और या आप सुनने समझ वालों लीजिए को अकबर के बताना दरबार चाहूंगा में। कि सर ये हाँ नाइट बैचलर को हिंदी में सूरवीर स्नातक कहते हैं। तो जैसे लोगों को हाँ, और क्लियर हो जाएगा। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे और। मैं ये बोल रहा था कि ये जैसे अकबर बादशाह के दरबार में जी वो कहा जाता है कि टोडरमल, बीरबल और सब पढ़े लिखे लोग जो जी हैं, जो पढ़े लिखे का मतलब इंटेलिजेंट लोगों का वो जो दरबार लगाकर उनसे सलाह लिया करते थे। जी तो जब क्वीन को किसी प्रकार से इस प्रकार की सलाह इस एरिया में कुछ अगर लेना पड़ती होगी, तो वो अपना जी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपना कंसल्ट करती होंगी इंडिया को लेकर के, या इंडिया की आपकी फिलोसफी को लेकर के। वो रिलीजन के ऊपर तो बहुत बड़े स्कॉलर थे, तो उनको जी रिलीजन के ऊपर अपना, तो इस प्रकार से उनसे इम्प्रेस हो गई होगी, उनको बुलाया होगा, उनको सुना होगा, उनको फिर नाइट की उपाधि दे दी गई होगी। जी। तो सर हम लोगों ने आज शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद किया, और आपने सर उनके बारे में काफ़ी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा अपने सुनने वालों को, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम सभी शिक्षक विद्यार्थी एक साथ मिलकर शपथ लें कि हम गुरु शिष्य परंपरा की को एक बेहतर ढंग से और समझेंगे, और अच्छे समाज के निर्माण में मिलकर अपना सहयोग देंगे। शिक्षा को बाजार बनने से रोकेंगे। सरकार के साथ हम सभी मिलकर
शिक्षा के क्षेत्र में नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सर, आपसे पुनः एक बार मेरा निवेदन है कि चलते-चलते अपने दर्शकों को, अपने विद्यार्थियों को कुछ संदेश देना चाहें, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, उसके पहले सर मुझे एक प्रश्न और याद आ गया आपको लेकर, जैसे कि सर आप कुलपति थे और कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में थे और आज भी आप यूनेस्को, यूनाइटेड ये हू, डब्ल्यूएचओ और भी विश्व संगठन में एडवाइजर हैं, काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। तो सर जैसे आप कुलपति के रूप में ऐसे कौन से कार्य रह गए यदि आपको पुनः मौका मिले और शिक्षक के रूप में ऐसे कौन से कार्य रह गए यदि आपको मौका मिले तो आप करना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं हमेशा विद्यार्थी रहना पसंद करूंगा और मैं विद्यार्थी हूं। और विद्यार्थी से अगर आप अपना आपको हटा लिए तो आपकी सीखने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो मैं जब तक और मैं अपने कंपटीशन में जिसको पाता हूं वो है 28-30 साल के युवाओं से मैं अपना कंपटीशन करता हूं। ग्रेट। मैं अपनी उम्र वाले से कंपटीशन करता हूं। तो मेरा जो कंपटीशन होता है वो 28-30 साल के युवकों से होता है और मैं यही करता हूं कि अगर तुम नैनो टेक्नोलॉजी अगर अभी आई है तो हम नैनो टेक्नोलॉजी में भी काम करेंगे। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो मैं उसमें भी सीखूंगा, काम करूंगा। मशीन लर्निंग में काम आएगा तो उसमें भी मैं काम करूंगा। तो जो नए नए आयाम आते जा रहे हैं उनको पढ़ता हूं, उनको उतारता हूं और उनको ये सोचता हूं कि इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में, अपने साइंस में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में उसको कैसे यूज करें। अब आपको मैं कल बता दूं, कल मैंने यूएस पेटेंट के लिए मेरी एप्लीकेशन फाइल हो गई जी। और मेरे को मैं कोई इसके लिए काम नहीं कर रहा हूं कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा या मेरी कोई पद मिल जाएगा। जी। ये मैं अपने खुद के संतुष्टि के लिए कर रहा हूं और जो नए विद्यार्थी जिनके के साथ मैं काम करता हूं उनको गाइड करता हूं और उनसे काम करवाता हूं और उनसे काम करवा करके उसको आगे करता हूं, प्रोजेक्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि वही भारतवर्ष का भविष्य। अब मैंने कल एक विद्यार्थी को कह के मैंने टीवी के ऊपर एक मैंने पेटेंट अप्लाई कर दिया और मेरे ख्याल में मैं ही इकलौता आदमी हूं इस मध्य प्रदेश में जिसके पास 15 पेटेंट हैं और उन पेटेंट में अमेरिकन पेटेंट, जापानीज पेटेंट, वर्ल्ड पेटेंट, यूरोपियन पेटेंट, इंडियन पेटेंट सब है मेरे पास बिकॉज ऑफ माय स्टूडेंट्स। ग्रेट सर, ग्रेट। तभी तो तो सर हम लोग बड़े सीखने की कोई गौरवान्वित उम्र होते कम हैं। तो है। सर ने जैसा कहा कि इनको जितनी बार मौका मिलेगा सर विद्यार्थी ही बने रहना चाहेंगे। तो हम सभी को सर की बातों को आत्मसात करना चाहिए और अपने विद्यार्थी अंदर के विद्यार्थी को जो छिपा हुआ है उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो सर और कोई संदेश हो तो? आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जो विद्यार्थी आए वो सत्य का साथ दें और अंधविश्वास से दूर करें, लॉजिकल बने। तर्क शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही आप इंटेलिजेंट माने जाएंगे। तभी आप बिना तर्क शक्ति के अपने देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते। तर्क शक्ति को विकसित करो, वो चाहे साइंस को लेके करो, चाहे आर्ट्स को लेके करो, चाहे मैथ्स को लेकर करो। तर्क शक्ति को विकसित करना ही सही एजुकेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। आपका प्यार और दुलार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, मिलता रहे। हम लोग पुनः मिलेंगे अपने सभी साथियों के बीच आप सबके साथ। इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद और जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।